हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसके पहले मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बहुत सारे लॉज मैंने तुम्हें बता दिए हैं। साथ ही में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबका बात हो चुका है। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर उन सारे वीडियोज़ को तुम्हें देखना है तो ऊपर जाकर सर्च करना है वेक्टर बाय मार्वेलस एजुकेशन। वो पूरा वीडियो तुम्हारे सामने आ जाएगा और उसे देख लेना। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, स्टार्ट करते हो मैं आज का प्यारा सा ये वीडियो। जैसा कि अभी मैंने प्रॉमिस किया तो मैं क्या बताने वाला हूं? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या कुछ होता है, कैसे हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना तो सीख गए हैं। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से पहले ये बताओ कि किन किन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। हो सकता है कि तुम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करो स्केलर के साथ, तो रिजल्ट क्या कुछ आएगा? रिजल्ट एक स्केलर ही आएगा। हो सकता उसमें उसके यूनिट में थोड़ा चेंजेस आएगा। यहाँ स्केलर का स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ स्केलर ही आएगा। तो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल से मान लो कि मैं 5 मीटर लेंथ को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 5 मीटर लेंथ से, तो क्या कुछ आंसर आना चाहिए? तो आंसर मेरा आना चाहिए 5 5 जा 25 और मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, जो कि एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी ही है। ध्यान रहे इसके यूनिट में स्क्वायर लगा है, पर है ये 25 क्या एक स्केलर क्वांटिटी ही है। अगर मान लो यहीं मुझे अगर यूनिट थोड़ा चेंज करके मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता, कैसे? तो 5 मीटर को अगर मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए कह देता, या फिर मान लो 5 न्यूटन को मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए कह देता, किस में? 2 मीटर में, तो क्या कुछ आंसर आता? ये एक तरह का टॉर्क जब निकालते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें क्या कुछ आएगा? इसमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा और ये न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो देखो ये भी किसका मल्टीप्लिकेशन हो गया? स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिसमें मैं फोर्स को तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ मैं स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मुझे दिखाना है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 मीटर को किस में? 2 सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा? 5 2 10 मीटर सेकेंड। ये भी कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से चाहो तो स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। दूसरा सिचुएशन क्या कुछ आ सकता है कि एक मैं स्केलर ले लूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर के साथ कर दूँ। ये कैसा संभव है? तो देख लो, अगर मान लो मैं बोलूँ कि एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का अमाउंट जो है मुझे 2 मीटर को 2 को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 2 एक वैल्यू है, ऐसे डिजिट है। ये मल्टीप्लाई करना किसमें? 5 न्यूटन के फोर्स में। मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? तो 5 न्यूटन का फोर्स जो होगा कुछ ऐसा 5 मीटर मान लो शो किया हुआ है, ये लेंथ कुछ है 5 सेंटीमीटर का और ये शो किया हुआ है ऐसा, ये 5 न्यूटन का। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आंसर आना चाहिए? तब आंसर आना चाहिए 10 न्यूटन के बराबर। अब ये 10 न्यूटन आया है, इसका मतलब ये है कि अब जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन। अच्छा 5 मीटर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डायरेक्शन भी रखना पड़ेगा ना, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई किए हैं, देखो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी था, आंसर जो आएगा उसके पास भी एक डायरेक्शन ही होगा। वो कौन सा डायरेक्शन होगा? वो वेक्टर का जो वेक्टर से तुम मल्टीप्लाई किए हो। तो ये आंसर क्या आता है इसका? एक वेक्टर ही आंसर आता है। कब? जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो हो गया स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। अच्छा यहाँ पे 5 न्यूटन का ये फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि 5 न्यूटन के फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10 न्यूटन। इसका मतलब ये है इसका लेंथ जो है पहले वाले लेंथ का बिल्कुल डबल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर तुम एक स्केलर से में एक डिजिट से एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा जो फाइनल आंसर होता है वो इनिशियल वाले वेक्टर के पैरेलल होता है। कैसे? तो मान लो अगर कोई चाहता है कि ए एक वेक्टर दिया हुआ है, इसमें इस ए में से मान लो कोई इसने मल्टीप्लाई कर दिया है एक वेक्टर में, ए नाम के वेक्टर में, तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया मान लो सी। तो यहाँ पे सी जो आया है वेक्टर, ये सी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरेलल किसके? ए वेक्टर के, पैरेलल टू ए वेक्टर के। मतलब जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो पहले वाले वेक्टर के पैरेलल ही रहता है। अब जैसे मान लो कि एक सवाल तुमसे पूछ दिया जाए, क्या सवाल पूछा जाए? सवाल ये पूछा जाए कि सो डैट तुम्हें ये शो करना है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप इज पैरेलल टू
बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 9 के कैप, ये वेक्टर जो है नीचे वाले वेक्टर के पैरेलल है। ये तुम्हें प्रूफ करके बताना है। कैसे प्रूफ होगा? तो अगर मान लो इस फर्स्ट वाले वेक्टर में कुछ से मल्टीप्लाई करें, अगर सेकेंड वाला वेक्टर आ गया, इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वेक्टर में अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आंसर आता है वो पहले वाले वेक्टर के पैरेलल ही होता है। तो देख लेते हैं, ये पहले वाले वेक्टर में क्या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कि दूसरा वाला वेक्टर आएगा। तो मुझे दिख रहा है ए वेक्टर में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से? देखो 5 3 15, 2 3 6 और 3 3 9। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए वेक्टर में तो मुझे क्या कुछ आ जाएगा? बी वेक्टर आता हुआ दिख रहा है। देख लो, जैसे 3 इंटू, बाकी तुम समझदार हो है ना, यही मैं रहने देता हूँ, इससे ज़्यादा डीप में अपन नहीं जाते। तो इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पा रहा है, इसीलिए ये वेक्टर जो है इसके पैरेलल है, ए वेक्टर जो है पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस सो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, आंसर। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर केस देखते हैं कि तीसरा नंबर केस क्या होगा। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर आ गया। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, वेक्टर आ गया। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है? एक वेक्टर ले ले, इसको मल्टीप्लाई किससे मैं कर दूं? वेक्टर के साथ ही कर दूं। तो आंसर क्या कुछ आना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया है। तो स्केलर वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 2 तरीके से किया जाता है। पहला, जिसमें एक तरीका ऐसा होता है जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो स्केलर आ जाता है, और दूसरा तरीका होता है जिसमें आंसर जो आता है वो वेक्टर आ जाता है। अगर स्केलर आया है इसका मतलब समझ लो कि स्केलर प्रोडक्ट किया गया है। क्या किया गया मेरे दोस्त? स्केलर प्रोडक्ट किया है। अगर वेक्टर आंसर आया है इसका मतलब क्या किया गया होगा? वेक्टर प्रोडक्ट निकाला गया होगा। तो इसका नाम हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर में आंसर आ रहा तो वेक्टर प्रोडक्ट निकाला गया है। स्केलर प्रोडक्ट में अगर मुझे शो करना है तो इसका दूसरा नाम भी होता है और वेक्टर प्रोडक्ट का भी दूसरा नाम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से डॉट प्रोडक्ट। इसका दूसरा एक और नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को जनरली हम लोग ऐसे शो करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को जनरली हम लोग ऐसे शो करते हैं। मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, इसका डॉट निकालना है बी वेक्टर के साथ। तो कैसे निकालोगे? अगर डॉट के हटाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, दोनों का मैग्नीट्यूड, और डॉट हटाए हो ना, तो डॉट को जब भी हटाओगे तो यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा, मतलब ए और बी के बीच का एंगल। मान लो ये ए वेक्टर है, दूसरा ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ होगा एंगल थीटा। तो इन दोनों को हटाने के बाद ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा आ जाता है। सॉरी, अगर वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकाला जाए, क्रॉस में कैसे लिखा हूँ, मेरा राइटिंग भी पता नहीं चल रहा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकालूंगा मैं? तो अगर मान लो क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए वेक्टर यहाँ दिया हुआ है और बी वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यही मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसी वाले को, इसी का मल्टीप्लिकेशन अगर किया गया है तो कैसे होगा? ए क्रॉस में बी, तो मॉड में ए मॉड में बी इंटू, देखो अगर डॉट को हटाओगे तो इसमें आएगा कॉस थीटा, और क्रॉस को हटाओगे तो आएगा साइन थीटा। इसमें थीटा क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसका डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं, किस डायरेक्शन में होगा? अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। ऐसे थम हम लोग लगा के और करते हैं। देखो ए क्रॉस बी किया गया ना, ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ तो कहाँ जाएगा? इनवर्ड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनवर्ड। बस अभी फ़िलहाल इतना ही ध्यान में रखना है कि हाथ से ऐसे करके टर्न करते हैं और ये इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ट है। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का इंट्रोडक्शन। मैंने क्या बताया कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से पहले तुम्हें इतनी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी चाहो तो स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आंसर देगा स्केलर नहीं देगा। दूसरा, स्केलर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आंसर देगा वेक्टर होगा, मतलब उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा जो कि पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन के बराबर ही होगा। जो पहले वाले वेक्टर के पास डायरेक्शन है वही उसका डायरेक्शन भी होगा। तीसरा ये कह रहा है कि अगर मान लो तुम चाहते हो कि वेक्टर को ही वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूं, तब आंसर क्या आएगा? तब तुम्हारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उस मेथड पर डिपेंड करता है कि किस मेथड से तुमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। अगर स्केलर प्रोडक्ट से किए हो या डॉट प्रोडक्ट से किए हो तो वो स्केलर आंसर लाएगा। ये जो आंसर आएगा एक स्केलर होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकाले हो
तो वो वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर में आंसर आएगा, मतलब आंसर वेक्टर में आएगा। उसको एक और नाम से बोल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। और आंसर देखो यहाँ एक डायरेक्शन के साथ आएगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी मेरा इस वीडियो में स्पेशली फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ पहले वाले मेथड पे कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग जानते हैं पूरे डिटेल में बहुत अच्छे से कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अलग अलग तरह का फैक्टर दिया रहेगा। तो अब देखो मैं बताता हूँ पूरे डिटेल में बहुत अच्छे से कि डॉट प्रोडक्ट क्या क्या होता है। ध्यान से देखोगे ना, ठीक है। यहाँ मैं सबसे पहले कर देता हूँ पार्टीशन। यहाँ पे मुझे जानना है अभी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? DOT डॉट PRODUCT डॉट प्रोडक्ट। एक मूवी आया था जिसका नाम है रॉबोट 2.0। उसमें अक्सर रजनीकांत कहता है डॉट, यही वाला डॉट करता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता है वो। तुम लोग बताते नहीं हो यार, अब पढ़ लो, पढ़ने के बाद बताना। रॉबोट का 2.0 जो दिया है उसमें डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा, तो उसको निकालेंगे कैसे? और उसको बताना कि स्केलर में आंसर होगा, कोई डायरेक्शन वैक्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसका दूसरा नाम है ना। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर किस में आएगा? स्केलर में आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आएगा? स्केलर में आएगा। मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ हो, दूसरा वेक्टर ऐसे दिया हुआ हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मुझे अगर निकालना है कि ए का डॉट निकालना है बी के साथ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मॉड में ए इंटू मॉड में बी इंटू कॉस में थीटा। अरे कुछ लोग ऐसे भी बता देता है, देखो ना, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि इसमें डॉट प्रोडक्ट हटा दो कॉस थीटा लगा दो। कुछ लोग ऐसे कहेगा, पता है कैसे? घुमा घुमा के कि ये देखो ना, इसका मतलब ही होता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि ए वेक्टर जो है इसका कंपोनेंट निकाल दीजिए बी के डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे बी वेक्टर पड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे ए वेक्टर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए बीच में थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या करो, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकाल दो, तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए का, अगर मुझे बी के साथ डॉट निकालना है तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? मतलब ए का कंपोनेंट इन बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, बी के मैग्नीट्यूड के साथ, बस आंसर आ जाएगा। ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में कैसे निकलेगा? तो हमें पता है कि इसका बी के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल का डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा मॉड ए कॉस में थीटा, और इंटू मॉड में बी। तो घुमा फिरा के इसको कह सकते हो मॉड ए मॉड बी को एक साथ ले में आ जाओ। बात वहीं पड़ता है और कुछ नहीं, समझाने का बस तरीका अलग है। अब कुछ लोग ऐसा वो कहता है उल्टा कर देगा। उल्टा कैसे करेगा? सुनो ध्यान से, अभी वो भी बताता हूँ उल्टा करके, वरना तुम भी जाके छटपटाओगे, सर जी अधूरा बता के भगा दिए, सारा इंटरनेट बर्बाद गया अधूरा जानकारी लेने में। यहाँ क्या है, मान लो ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, और बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है। अब ये बोलेगा बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में निकाल लो, ये कैसे निकलेगा? तो बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में निकालना है, तो बी से परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डालें। अब ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा कंपोनेंट। अब यहाँ दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो बी का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में निकालोगे या दूसरा इसके परपेंडिकुलर निकालोगे? तो इसके डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मॉड में बी कॉस में थीटा। तो ए का डॉट अगर बी के साथ निकालेंगे तो दूसरा एक और तरीका हो सकता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है बी का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ए में। तो ये ए वेक्टर तो ऐसे ही रह जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, और बी में मॉड बी कॉस में थीटा आ जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है, ए का या तो बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल दो या फिर बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल दो, बात सेम है। देखो तुमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा? मान लो एक फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 सेंटीमीटर का हुआ है। अब ये बता दो इसमें वर्क डन कितना हो गया? तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सुनो बताते हैं हम तुमको, सुनो ध्यान से। अगर ये डिस्प्लेसमेंट करते वक्त जो थीटा था, मतलब इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 60 डिग्री।
अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या कुछ हो जाएगा, मतलब वर्क डन कितना होगा। तो अब वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कौन आएगा, कॉस में थीटा आएगा। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू मुझे बता दो, फोर्स कितना है 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। और कॉस थीटा में कितना आ जाएगा, कॉस में 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1, पूरा 1 ही बच गया सिर्फ कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 यानी कि 0.5 जूल आंसर। ऐसे तो सॉल्व कर सकते हो तुम। अब हम लोग कुछ रूल्स जानते हैं कि किन किन रूल्स को ये फॉलो करता चलता हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो रूल से पहले थोड़ा स्पेशल केस जान लेते हैं कि कौन कौन सा स्पेशल केस है हमारा। जैसे मान लो ना कि डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है, मैं क्या बताने वाला हूँ, स्पेशल केस। स्पेशल केस कौन सा हो सकता है, पहला हो सकता है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे मैं अगर ए का डॉट निकालने जाऊँ बी के साथ तो कैसे निकलेगा, तो ये फर्स्ट नंबर केस है, राइट। तो ये हो जाएगा मॉड में ए मॉड में बी इंटू कॉस में 0 डिग्री, यानी कि मॉड में ए मॉड में बी, अच्छा कॉस 0 कितना 1, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली यही ए डॉट बी का यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्टली मैं उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, कब, जब दोनों के बीच का एंगल कितना रहे 0 डिग्री रहे। अगर यही दूसरा केस हम लोग देखने की कोशिश करें तो दूसरा केस ये हो सकता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, अगर यही चाहें तो ए डॉट बी निकालने चलें तो मॉड में ए मॉड में बी इंटू कॉस में 90, अच्छा कॉस 90 कितना 0, तो कॉस 90 0, तो ए डॉट बी हमेशा अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर क्या होता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर भी। अगर कहीं बोल दिया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 करके उस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर पाओगे। तो ये पॉइंट ध्यान में रहेगा तभी तुम काम कर पाओगे। और डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान होता है, बेस्ट एकदम तरीका है। कहीं पे भी अगर डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व हो रहा ना तो उसको डॉट प्रोडक्ट पे ही खींच के लेके आओ, बेस्ट एकदम आंसर वाला है, देगा तुम्हें। तीसरा एक और केस जान लेते हैं। तीसरा कौन वाला, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का डॉट अगर मैं बी के साथ निकालने चलूँ तो मॉड में ए मॉड में बी इंटू कॉस में कितना 180, और कॉस 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ से आ जाएगा ए का डॉट। मैं तो स्पेस कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ यार, ये कैसे कैसे गुरुजी हैं। ए वेक्टर का डॉट निकालिए बी के साथ, तो कॉस 180 कितना -1, तो माइनस में मॉड ए और मॉड में बी, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। कब, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री रखेंगे तब के लिए ये होगा। अब देखो एक चीज़ और जान लेते हैं कि कब हमारा पॉजिटिव होगा। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, देखो क्या है, अगर ए का बी के साथ मैं डॉट निकालने चलूँ तो मुझे ये समझ आया कि इसमें जो पूरा डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, कॉस के ऊपर है। अगर कॉस चाहे तो उसको कुछ भी कर सकता है, प्लस में कर सकता है, माइनस में कर सकता है, 0 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कॉस का अगर मैं साइन अगर पता कर लूँ तो सारा काम बन जाएगा हमारा। किसका पता कर लूँ, कॉस का। तो मुझे पता है कि कॉस का वैल्यू कैसे कैसे चलता है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ, इसमें होता है कॉस पॉजिटिव और इसमें होता है टैन पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मुझे चाहिए तो जनरली तुम्हें मिलेगा दो ही में, कौन कौन में, फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में मतलब 0 से 90 डिग्री तक अगर दो वेक्टर के बीच में जा रहे हैं एंगल लेते हुए, तो अगर दो वेक्टर के बीच में 0 से 90 के कम तक अगर रहे तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर 90 पे पहुँचे तो कितना आएगा, 90 पे 0 आंसर आएगा। अगर 90 से ऊपर की तरफ गए 90 से 180 तक तो ये कितना आएगा, तब तुम्हारा आंसर आएगा नेगेटिव में। और यहाँ पे आओगे तो इस वाले पे आओगे तो तब माइनस में ए बी डायरेक्ट हो जाएगा।
और इस वाले पे 0 पे रहोगे तो प्लस में ए बी रहेगा। यही तो केस होता है। इस तरीके से चाहो तो तुम समझ सकते हो। तो ये केस हो गया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को। अब मैं थोड़ा और भी कुछ एक दो सवाल अब मैं थोड़ा बात करता हूँ डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का। तो क्या मैं बताने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट का प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है। ये कैसे जान सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है डॉट का प्रॉपर्टी। पहला नंबर, अगर मान लो कोई चाहता है कि ए वेक्टर का मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ बी वेक्टर का, आज़ाद हो, करो, तुम करो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कहता है नहीं, मेरा दोस्त जो है ना वो करना चाहता है कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी वेक्टर का ए के साथ। हमारा आंसर गलत आएगा क्या, मेरा अलग उसका अलग आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो अपना डॉट प्रोडक्ट है ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए का डॉट बी के साथ निकालो, बी का डॉट ए के साथ निकालो, आंसर सेम है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लो ए वेक्टर का कोई मल्टीप्लाई करने जा रहा है बी प्लस सी के साथ, डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा है, तो अगर कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। दूसरा, अगर किसी का मन करे तो ऐसे भी कर सकता है, ए का डॉट पहले बी के साथ निकाल ले, प्लस में ए का डॉट सी के साथ निकाल ले और फिर दोनों को जोड़ दें, ए का बी के साथ डॉट, बी का सी के साथ डॉट। तो ये दोनों तरीके से भी कर सकता है, चाहे तो इस तरीके से भी, चाहे तो इस तरीके से भी। ये लॉ को ये फॉलो करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये किस लॉ को फॉलो करता है, फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है हमारा कौन, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। ये हो गया प्रॉपर्टी। अब मैं थोड़ा एक सवाल करवाता हूँ। देखो बड़ा फेमस सवाल है, पर इस सवाल को जानने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, देखो सी नंबर एक और बता देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास अगर ए का डॉट प्रोडक्ट ए ही के साथ करने के लिए कोई दे दिया, मतलब ये हुआ कि ए एक ऐसा वेक्टर जा रहा है, दूसरा ए वेक्टर यही खुद ही है, मैं थोड़ा सा नीचे एक दूसरा बना के लिख रहा हूँ। तो ए वेक्टर यहाँ, ए वेक्टर यहाँ, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। और 0 डिग्री करते वक्त हम लोग अभी पढ़े थे कि मॉड ए इंटू कॉस में 0 करना पड़ेगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी कि मॉड में ए का स्क्वायर कर सकते हैं। ये बात अब आपको ध्यान में रखना है। अब इसका यूज़ करके, इन तीनों लॉ का यूज़ करके मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन को जो पहले तुम सॉल्व कर चुके हैं। देखो तुम एक लॉ पढ़े थे, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। किसका प्रूफ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, किससे, बाई डॉट प्रोडक्ट। कैसे, तो ए वेक्टर का मान लो अब मुझे रिजल्टेंट निकालना हो, तो रिजल्टेंट का हमने क्या बताया था, आर बराबर क्या होता है, मतलब रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना, बस यही होता है। पर हमको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड के साथ जानना है। दूसरा एक और कह देते हैं कि एक बार और लिख दो इसको, ए वेक्टर का मैं बी वेक्टर जोड़ दो, दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, तो आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आर के साथ ही। तो ए प्लस बी को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ए प्लस बी से ही, राइट। ये तो बड़ा आसान है सर जी, इतना तो मुझे आता ही है। अब अभी आपने बताया था कि ये किस लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, राइट। उस वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं। ए वेक्टर को यहीं के साथ डॉट करेंगे मतलब उसी का स्क्वायर करके लिख सकते हैं मॉडुलस के साथ। तो यहाँ मैं इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी यहाँ कर सकता हूँ। दूसरा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करवाते हैं। ए का ए प्लस बी से डॉट करवा देंगे, डॉट ए प्लस बी से। दूसरा, प्लस में बी वेक्टर का डॉट मैं करवा दूंगा फिर से ए प्लस बी के साथ। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए का डॉट ए के साथ करवाओ, तो ए डॉट ए प्लस में ए का डॉट अब बी से करवाओ,
तो ए डॉट में बी प्लस में बी का डॉट ए के साथ करवाओ, तो बी डॉट ए प्लस में बी का डॉट बी के साथ करवाओ। ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्सपेंड करके। तो यहाँ हो जाएगा ए का डॉट ए ही के साथ करवाएं, मतलब मॉड ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो तो मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, पक्का? ठीक। अब मैं यहाँ पे बी ए का बी के साथ करूँ या फिर बी का ए के साथ, देखो तो ए का बी के साथ करूँ या बी का ए के साथ, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बात तो बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए का डॉट बी के साथ प्लस में ए का डॉट बी के साथ, या फिर यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ ए का डॉट बी के साथ, मतलब बी का डॉट ए के साथ या ए का डॉट बी के साथ, इसको उलट करके नीचे लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब प्लस में मॉड बी का स्क्वायर। अब देखो मॉड में ए का स्क्वायर, अब प्लस में अब ए बी 2ab, तो ये पहले मॉड में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी 2 और ए डॉट में बी। यहाँ से लिख सकते हैं मॉड में ए का स्क्वायर प्लस, देखो एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना, 2। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब मॉड में ए इंटू मॉड में बी, और डॉट हटेगा तो कौन आ जाएगा, कॉस थीटा। यही हो गया मॉड में आर का स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से निकाल सकते हैं मॉड आर बराबर अंडर रूट में, इधर साइड से मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, इधर रूट में लेके आ रहा हूँ, तो मॉड में ए का स्क्वायर। अब सर जी मुझे आ गया, जल्दी जल्दी लिख दो, प्लस 2 मॉड में ए मॉड में बी इंटू कॉस में थीटा। ये हो गया आज से आंसर। इस तरीके से तुम प्रूफ कर सकते हो। देखो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो ऐसे पैरेललोग्राम लॉ को तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम्हें थोड़ा बोर्ड साफ कर लूँ क्या? ठीक है। अच्छा, मैंने एक फॉर्मेट बताया था ऑर्थोगोनल फॉर्म। ऑर्थोगोनल फॉर्म में जैसे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में अगर तुमको दिया हुआ हो वेक्टर, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? फिर हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे देखते हैं कि उस वक्त हम लोग कैसे करेंगे। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर अगर दिया हुआ हो तो ऑर्थोगोनल वेक्टर के केस में डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे निकालेंगे। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर मैंने क्या क्या बताया था कि दो वेक्टर्स एक दूसरे मतलब परपेंडिकुलर हो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। जैसे में मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है एक्स एक्सिस, दूसरा दिया हुआ वाई एक्सिस और तीसरा दिया हुआ है जेड एक्सिस। अगर एक्स के डायरेक्शन में कोई वेक्टर को देखना हो तो आई कैप से डिनोट कर सकते हो, जे वाई के डायरेक्शन में जे से और जेड के डायरेक्शन में के से। अगर मान लो तुमको कह दे कि एक यूनिट वेक्टर है जो कि आई है, अगर मान लो आई कैप को मतलब आई वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर जो है उससे आई कैप को मल्टीप्लाई करने के लिए आई कैप से ही कह दे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई करने के लिए कह दे तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो देखो एक मैंने बताया था कि ए का डॉट मैं ए ही के साथ करता हूँ तो क्या कुछ आ जाता है, तब रिजल्ट आता है मॉड ए का स्क्वायर। वैसे ही आई का आई के साथ ही करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड आई का स्क्वायर। अच्छा, मॉड आई का वैल्यू कितना, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड उसका 1 मैग्नीट्यूड, इसलिए इसका वैल्यू 1 सिर्फ आ जाएगा। वैसे ही अगर जे का मैं करवा दूँ जे कैप के साथ ही, तब क्या आंसर आना चाहिए, तब जे कैप का मॉडुलस का स्क्वायर होना चाहिए। और जे कैप कैसा, मैग्नीट्यूड वाला, 1 मैग्नीट्यूड रखने वाला, तो भी 1 ही वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं के कैप का के कैप के साथ करवा दूँ तो ये हो जाएगा के कैप का मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू ये भी 1। अब ये तो हो गया सेम मल्टीप्लिकेशन करना। अगर मान लो मैं आई कैप का मतलब आई को मल्टीप्लाई करवा दूँ किसके साथ, जे के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तब क्या आंसर आना चाहिए, तब मेरे पास आंसर आना चाहिए मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस में, देखो तो आई और जे के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री इंटू कॉस में 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 0। तो ये यहाँ से आ गया कि आई कैप का अगर जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। वैसे ही जहाँ 90 डिग्री दो का बीच में होगा, जिन दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री होगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 0, डॉट प्रोडक्ट उन दोनों का निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। आई का जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो बीच में 90 डिग्री था, इसलिए मैंने उसको 0 आंसर लिख दिया। वैसे ही अगर जे का के साथ करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट तभी कितना आना चाहिए 0, क्योंकि जे और के बीच का एंगल कितना, ये भी होता है 90 डिग्री। वैसे ही अगर के कैप का मैं आई कैप के साथ करवा दूँ तब के कैप का आई कैप के साथ, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना होता है 90 ही डिग्री होता है, इसलिए भी आंसर 0 ही आएगा। लेकिन जनरल फॉर्मेट ऐसा नहीं बताया गया था, ये तो मैं जनरल बता दिया कि कभी तुमको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हो। अब अगर जनरल फॉर्म देखा जाए वेक्टर का, ऑर्थोगोनल वेक्टर का,
तो जनरल फॉर्म ऑर्थोगोनल वेक्टर का कैसा था, तो किसी भी वेक्टर को उसमें रिप्रेजेंट कुछ ऐसे किया जाता था। मान लो ए वेक्टर लिखना चाहते हैं तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस में z1 k कैप। मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस अच्छा खासा नीचे मुझे मिल जाएगा। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ हो। जनरल फॉर्म कैसा होता था ऑर्थोगोनल वेक्टर का, तो ए वेक्टर होता था x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर का कैसे लिख सकते थे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसे करके हम लोग लिखते थे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट मतलब गुना करना है। तो डॉट गुना करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, ए का बी के साथ डॉट निकालते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी, ये अगर निकालना है देखो एक हो सकता है मतलब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त क्या करेंगे, पहले इस x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 i कैप को, कितने से, पूरे से। तो करके देखते हैं, x1 x2 को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इंटू x2, आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा, तो आई कैप से जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 1। तो x1 इंटू x2 अब प्लस में 1 होगा, मतलब मल्टीप्लाई में और 1, तो 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये यहीं रह जाएगा। अब बीच में आ जाएगा प्लस। दूसरा x1 को अब x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको पूरे से करना है ना, तो x1 को y2 से करते हैं, तो x1 इंटू y2 x1 y2। लेकिन अगर x1 y2 आएगा, आई कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करो, तो आई कैप को j कैप से तो कितना 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर तो 0 आ जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। फिर इस k कैप से मल्टीप्लाई करो, तो आई कैप k कैप कितना, फिर से 0। तो ये मुझे x1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बना। वैसे ही अब सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड वाले को अगर y1 को मैं मल्टीप्लाई करने चलूँगा पूरे से, तो आई कैप और k कैप से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाएगा और उनका उसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो y1 को y2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ j कैप को j कैप से, तब आंसर सही आएगा। तो फिर मैं क्या, इसलिए मैं क्या करता हूँ, j कैप को j कैप से सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहाँ छोड़ देता हूँ। वैसे ही इसमें भी z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके छोड़ देता हूँ, ऐसा। तो अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो x1 को x1 से, y1 को y1 से, x1 को x2 से, y1 को y2 से, z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। तो ये होगा डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। दूसरा एक और चीज़ मैंने अभी बता दिया हूँ क्या, कि अगर मान लो तुम डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालते हो, जैसे देखो एक लाइव क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, क्या क्वेश्चन दिया हुआ हो, ए वेक्टर दे दे 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर दे दे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 1k कैप। इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 कर देता हूँ मैं, हाँ 2 ही कर देते हैं, ठीक है। जैसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो a का अगर डॉट निकालना हो b के साथ, तो एक i को i से, तो 5 3 जा 15। ध्यान रहे मतलब ये आंसर जो आएगा वो स्केलर के साथ आएगा, मतलब अंक सिर्फ आएगा, i j के सब हटा देना है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। 4 2 जा 8 माइनस प्लस प्लस सॉरी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। अब प्लस 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 3 2 जा 6। अब इन दोनों का ऐड करो, तो 15 6 21 माइनस में 8 11 3 13। तो ये 13 हो गया यूनिट आंसर। ऐसे चाहो तो आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मान लो एक बोल रहा है कि ये एक पॉइंट ए है, दूसरा एक पॉइंट बी है, जिसका अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3, 4 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 6, 7 और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके उधर की तरफ जा रहा है। जब जा रहा है तो इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया, वो फोर्स जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस में 2, यहाँ मैं 4 कर देता हूँ, -2k कैप। ये फोर्स लगाया गया, तब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पर गया। अब इसमें ये बता दो मुझे कि वर्क डन क्या होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ मूव करवाया गया है, ए से बी के पास मूव करवाया गया। अब इसे कैसे सोल्व करोगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर का यूज़ करके। तो इसमें हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता चले कि इसमें फोर्स तो पता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पता है। तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए याद करो, मैं डिस्प्लेसमेंट वाला एक वो बताया था, तो डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। वैसे ही बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7 में k कैप।
ऐसा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते वक्त ध्यान में रहे कहाँ से कहाँ जा रहा है ये पता जरूर होना चाहिए। ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे लिख सकते हो, तो बी का पोजीशन वेक्टर अब माइनस में ए पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होता है, मतलब फाइनल वाले में से, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है। कर देते हैं। 5 में से 2 गया, 3 आई कैप, 6 में से 3 गया प्लस 3 जे कैप, और 7 में से 4 गया प्लस 3 के कैप। ऐसा, ठीक है। बड़ा अच्छा सुंदर सा कोई ये आंसर बना है ना। अब हम लोग को क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स तो मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट में हमें ए बी वेक्टर यूज करना पड़ेगा। यहीं पे मैं लिख देता हूँ ना, फोर्स इनटू ए बी का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का देखो, तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस में 2 के कैप। इसका डॉट निकाल दो, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये देख लो। ए बी वेक्टर अभी निकल क्या है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। 4 3 जा 12। देखो जब डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। अब वहीं डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। 4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 और माइनस में 3 2 जा 6, 12 12 9 9 2 11 21 माइनस में 6, तो ये हो जाएगा कितना, 6 5 15 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया, 15 जूल आंसर। इस तरीके से चाहो तो इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। हम लोग चलते हैं, थोड़ा इरेज करता हूँ मैं बोर्ड को, है ना। अब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए। अगर मान लो दो वेक्टर के बीच में तुम्हें एंगल निकालने के लिए कह दे कि कितना एंगल है। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ए वेक्टर है, दूसरा ऐसे बी वेक्टर दिया हुआ है। इन दिनों के बीच का एंगल थीटा है। अब ये थीटा ही निकालने के लिए तुम्हें कहा दे, कैसे निकालोगे। तो हमें पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड में ए और मॉड में बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डायरेक्ट निकाल दो, तो ए का डॉट निकाल दो बी के साथ, डिवाइडेड बाई मॉड में ए इंटू मॉड में बी। ये हो जाएगा थीटा निकालने का फॉर्मूला। इसमें थीटा पर जस्ट लिख दो, थीटा इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स, ये वाला पूरा टर्म ऐसे कह सकते हैं। एक स्टेप और लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस में इन्वर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए और मॉड में बी। ऐसा चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, मतलब एंगल निकाल सकते हो दो के बीच में। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री लेके चलूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 4 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री लेके चलूँगा तो क्या होगा, तो ए डॉट बी तो रहेगा, ए डॉट बी जैसे ही निकालेंगे, ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 वैल्यू कितना 0, तो ये लिख दें कॉस 90 इज इक्वल्स टू ए का डॉट निकालना है बी के साथ, डिवाइडेड बाई मॉड में ए और मॉड में बी। ऐसे लेके चलेंगे। कॉस 90 हमें पता है 0 होता है। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये पूरा टर्म ही कितना हो जाएगा 0। तो बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से भी वही चीज़ निकल के आया कि ए का डॉट बी के साथ निकाल दीजिए, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। देखो इस पे एक सवाल बड़ा अच्छा प्यारा सा बनता है 90 डिग्री वाले पे, एंगल वाले पे। अगर मान लो तुमसे पूछ देता है ये कि ए वेक्टर अगर दिया हुआ है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ऐसा दिया हुआ है, माइनस एम के कैप, और ये भी दिया हुआ है कि ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। तो ये बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे। तो हमें पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, सॉरी ये मैंने गड़बड़ दे दिया। जब ए बी के परपेंडिकुलर तो थीटा का वैल्यू तो 90 हो ही गया। इतना बेवकूफ़ वाला सवाल थोड़ी पूछेगा तुमसे। एम का वैल्यू इसमें निकालना है, एम का वैल्यू कैसे कुछ निकालोगे, तो निकाल देते हैं एक बार। हमें एम का वैल्यू निकालना है, ए बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ए का अगर मैं डॉट बी के साथ निकालूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए 0। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उसका डॉट प्रोडक्ट कितना 0, और क्या, तो 0। इसका मतलब इन दोनों का डॉट भी 0 आना चाहिए। ये डॉट प्रोडक्ट निकालने चला मैं, 5 4 जा 20, डायरेक्ट मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, आई को आई के साथ, जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करके। 3 3 जा 9 प्लस में 9, और ये 2 इंटू एम प्लस में, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और 2m इज इक्वल्स टू 0। देखो 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 प्लस में 2m बराबर में 0। सो m इज इक्वल्स टू कितना माइनस में 29/2। ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से चाहो तो m का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। एक और टाइप है क्वेश्चन का, देखो ना, वो भी बहुत पूछा करता है, वो भी मैं थोड़ा दिखाता हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर दे दे, कैसा वेक्टर दे दे, तो ये बोले कि a1i प्लस b1j। दूसरा एक और वेक्टर दे दिया है 3i प्लस 4j। ये दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि a जो है इज़ ए यूनिट वेक्टर, और दूसरा बोल रहा है कि a और b जो है a एंड b आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो a और b एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, और साथ ही में ये भी दे दिया है मुझे कि a और b जो है ये दोनों का दोनों ये यूनिट वेक्टर है। मतलब ये फर्स्ट वाला a वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस में a1 a2 नहीं a b रख देते हैं सिर्फ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। दूसरा एक और चीज़ दिया हुआ, एक और गिवन दिया हुआ है, वहाँ से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। क्या दूसरा ये बोल रहा है कि a और b एक दूसरे क्या है ऑर्थोगोनल है, मतलब a का अगर मैं b के साथ डॉट निकाल दूंगा तो 0 आ जाना चाहिए। निकाल लेते हैं, a इंटू 3 तो 3a, और 4 इंटू b मतलब प्लस में 4b इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं, ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ, -4b डिवाइडेड बाई में 3। अब ये -4b/3 को मैं ऊपर वाले में पुट कर देता हूँ। कैसे पुट कर देंगे, देखो कैसे पुट करता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना -4b/3 -4b/3 का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस में b स्क्वायर 16b स्क्वायर बाई में 9 प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 16 और 9 16b स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर मैं मल्टीप्लाई लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 9। अब मैं कहाँ सोल्व करूँ, देखो पहले तो मैं ऐसे चला हूँ 1 नंबर लाइन, ये हो गया 2 नंबर लाइन, थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स कर दिया हूँ स्पेस की वजह से, यहाँ मैं 3 नंबर लाइन में सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर स्टेप, ये 16b स्क्वायर प्लस में, अच्छा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9/25। ये देखो b का वैल्यू निकल कर आ गया है तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें a और b का वैल्यू सिर्फ मुझे फाइंड करना था ना, a और b का वैल्यू, तो 9/25 मतलब 3/5 ये आ गया। अगर 3/5 आ गया तो इस वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करना, a का वैल्यू भी आ जाएगा, एक इक्वेशन में पुट कर देना। यहाँ पे देखो a वाले में पुट कर देना, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है यहाँ पे, यहीं मैं करता हूँ, नहीं तो और एक स्पेस बढ़ जाएगा, -4/3 इंटू b है ना, तो b मतलब 3/5, ये 3 कैंसिल -4/5, ये होगा a का आंसर। a और b का वैल्यू इस तरीके से चाहो तो तुम निकाल सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर का अगर कंपोनेंट निकालना हो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके, मतलब डॉट प्रोडक्ट का भी उसमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है, तो कैसे तुम निकाल सकते हो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ए वेक्टर, ये हर बार यही ए वेक्टर बी वेक्टर ड्रॉ करते रहते हैं हमें, तुम समझते नहीं यार, समझते हो। देखो ए वेक्टर का और बी वेक्टर का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बीच में एंगल थीटा है। मुझे ये कह रहा है कि ए का कंपोनेंट निकालिए बी के डायरेक्शन में, कैसे निकालेंगे। मुझे ये दिया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकाल के बता दो, कैसे निकालोगे। तो ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालते थे हम, थीटा, देखो थीटा का डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, यहाँ थीटा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कॉस थीटा कर देते थे। तो हम क्या करते थे यहाँ पे ए कॉस थीटा लिख देते थे, यही है कंपोनेंट। लेकिन बी तो कहीं इंक्लूड ही नहीं हुआ, थीटा तो हमें दिया ही नहीं है, हमें ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, ऐसे केस में कैसे सॉल्व करोगे। और मान लो कि थोड़ी देर के लिए थीटा गायब कर दे, तब कैसे करोगे। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे और उस तरीके से, मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे। अगर थीटा गायब कर दिया तब,
तो कैसे गायब करने के बाद भी निकालेंगे ये थोड़ा दिखाता हूँ मैं। अच्छा ये बता दो मुझे कि कॉस थीटा बराबर मैंने अभी क्या बताया था, कॉस थीटा बराबर क्या बताया था, ए वेक्टर का डॉट निकाल दो बी के साथ और दोनों के मैग्नीट्यूड से यहाँ कर दो डिवाइड, ऐसा कुछ ये होता था कॉस थीटा का वैल्यू। ये कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ मैं प्लेस करने जा रहा हूँ, ये जो वैल्यू है मैं यहाँ प्लेस करने जा रहा हूँ। तो क्या कुछ हो जाएगा, ए वेक्टर कॉस थीटा का वैल्यू इनटू ए डॉट बी, ऐसा देखो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड हम लोग लेके चलते थे, ये ध्यान में रहे। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली क्या, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, देखो बी वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट कौन, बी कैप। यूनिट वेक्टर भी तो इसको कहते हैं, ये होता है बी कैप बराबर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कंपोनेंट ए का बी के अलोंग कहे तो ए का ले लो पूरा का पूरा वेक्टर और बी का ले लो यूनिट वेक्टर, मतलब जिसके डायरेक्शन में कहे उसका यूनिट वेक्टर लेके चलो और दोनों का डॉट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं दूसरा एक मतलब इसमें पूछ देता कि बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन निकाल दो, फिर कैसे करते, तो देखो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग, किसके अलोंग निकालना है, ए के अलोंग, ए के अलोंग निकालना है ना, तो ए कैप लेके चलो और डॉट निकाल दो किसके साथ, जिसका निकालना है, मतलब बी का निकालना है तो बी का डॉट कर दो किसके साथ, ए के साथ। इस तरीके से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अब बाकी ए कैप तो निकालने आता ही है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। ये हो गया एक्चुअल में ना, पता है क्या, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। ये जो वैल्यू आएगा ना, देखो दो कभी भी चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आंसर कैसे आता है, स्केलर में आता है। तो ये आंसर है स्केलर प्रोडक्ट के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में वेक्टर प्रोडक्ट भी पूछता है, दोनों हम लोग करके देखेंगे। मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया हुआ है, फाइंड आउट कंपोनेंट NENT ऑफ ए वेक्टर। मैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन को देख के बता देता हूँ, है ना। 2 3 1 1 2 3 along बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपोनेंट, कैसा कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट कुछ नहीं लिखा है मतलब स्केलर ही पूछ रहा है, अगर कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ वेक्टर लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा, नहीं भी कभी कभी लिखा रहता है, डायरेक्ट कंपोनेंट निकालने के लिखा देगा, तो स्केलर कंपोनेंट ही निकालना, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड यही है कि क्या करिए कि ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है, तो ए कंपोनेंट ऑफ ए along बी यही निकालना है। तो बी को लेंगे डायरेक्शन के रूप में, क्योंकि बी के डायरेक्शन में ही हमें निकालना है, और ए का क्या लिखना है, पूरा वेक्टर ही, ऐसा। और ए वेक्टर कितना दिया हुआ है मेरे पास, ए वेक्टर देखो, अच्छा इसे और भी थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे बी के मैग्नीट्यूड से, ऐसा। अब ए डॉट बी यहाँ निकल के आ गया, ए का डॉट बी के साथ निकाल लेते हैं। ए का डॉट बी के साथ कैसे निकालेंगे, 2 और 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 ही। 3 × 1 हो जाएगा 3 ही, डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट करना पड़ेगा। बी कौन है, 1 1 है, देखो तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये 2 3 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2। ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। अब मान लो इसी में वेक्टर प्रोडक्ट पूछता, तो वेक्टर कंपोनेंट पूछता, सॉरी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along बी, ये कैसे निकालते हैं। तो क्या करो, ए का बी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालने चले तो मान लो कि ये सी आ गया हमारे पास,
मान लो ये सी आ गया है ना, जब कंपोनेंट निकालने चले तो सी मतलब अगर मान लो आंसर पहले से यही मान लिए तो सी मतलब सी का एक मैग्नीट्यूड उसका होगा जो आंसर आया होगा वेक्टर का, और दूसरा होगा सी कैप एक डायरेक्शन। लेकिन हमें सी का मैग्नीट्यूड के बारे में ये बताया जा रहा है कि देखो स्केलर कंपोनेंट जब निकालें तो वहाँ पे स्केलर का उसका मैग्नीट्यूड आया है, मतलब ये मैग्नीट्यूड जो लेके चलना है 5√2 ही लेके चलना है। और दूसरा कह रहा है कि इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना है, तो बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो बी का ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेके चलो, तो ये हो जाएगा क्या 5/√2 इंटू बी कैप मतलब बी वेक्टर देखो यहीं पे मैं लिखता हूँ 5/√2 इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। अब ये रख देते हैं 5/√2 इंटू बी वेक्टर कौन है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस में जे कैप, इसे डिवाइड किससे करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से, तो रूट अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, और ये कितना आ जाएगा नीचे √2। देखो √2 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 5/2 तो 2.5, ये हो जाएगा आंसर डायरेक्टली 2.5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप आंसर। इस तरीके से चाहो तो स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकाल सकते हो। देखो स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट को थोड़ा एक बार और समझाता हूँ मैं। पहले क्या करना, जिस भी डायरेक्शन में तुमसे पूछे कंपोनेंट निकालने के लिए डायरेक्टली उन दोनों में से जिस डायरेक्शन में बोले उसका यूनिट वेक्टर लेके चलना, उसका मल्टीप्लिकेशन उससे कर देना जिसका कंपोनेंट निकालने के लिए तुमसे बोला जाए। जैसे ए का कंपोनेंट निकालना है बी के डायरेक्शन में, तो ए का डॉट कटवा दिए बी के यूनिट वेक्टर से, क्योंकि बी के डायरेक्शन में निकालना है। मैग्नीट्यूड जैसे ही मेरे पास आ जाए कि हमने जो मान लिया है कि यहाँ पे सी वेक्टर अगर आ रहा है, हमें जो निकालना है सी कि मतलब कंपोनेंट निकालने के लिए अब जो ए का बी के डायरेक्शन में कहे थे वो कंपोनेंट सी है, तो सी का मैग्नीट्यूड पहले निकल के आया है। अब उस सी का मैग्नीट्यूड आ गया है तो बी के डायरेक्शन में ही था, तो इसलिए मैं क्या किया कि सी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रख के अब मैग्नीट्यूड जो आया है वो पुट कर दिए, और ये डायरेक्शन कौन सा लेके चलना है, तो बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना था, इसलिए मैं बी का डायरेक्शन यहाँ यूज़ कर लिया, सी के डायरेक्शन में को बी के डायरेक्शन से रिप्लेस कर दिया, और बी का यहाँ पे देख लो फिर बाद में पुटिंग करके सॉल्व कर दी इस तरीके से। तो ये हो गया स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट से रिलेटेड। अब फाइनली अब हमारा जो है स्केलर कंपोनेंट या फिर स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।